तो क्या चीज हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी, अमाइनो एसिड्स को पढ़ना शुरू किया था और ये देखा था कि नेचर में टोटल हमारे पास अगर 300 से हमने स्टार्ट किया था कि 300 अगर अमाइनो एसिड्स नॉन है तो इनमें से वो अमाइनो एसिड्स जो कि प्रोटीन के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस हमें मिलते हैं, वो कितने अमाइनो एसिड्स हैं? 20 अमाइनो एसिड्स। तो इन 20 अमाइनो एसिड्स को क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। These 20 amino acids are standard amino acids. These are the कोई एक स्टूडेंट इसमें दिखा तो दो तो मार्क्स को दिखा दो। हाँ जी मैडम ने दिखा ब्लू और ग्रीन जरा जल्दी आइए। ठीक है, तो ये जो 20 अमाइनो एसिड हैं, इन अमाइनो एसिड्स को मैंने कहा था कि दीज आर दी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, यानी आपके पास टोटल नेचर में वो सारे के सारे अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन का पार्ट होंगे, उन अमाइनो एसिड्स को हमेशा आपने स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स किया। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन हर लाइफ फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है ना, और ये वो अमाइनो एसिड है जो कि हर लाइफ फॉर्म में प्रेजेंट प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर दी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स में से एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को हमने अभी स्टडी नहीं किया। अभी हम इन्हीं 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने इनकी नोमेनक्लेचर की बात की कि कौन सा कार्बन अल्फा कार्बन है, कौन सा कार्बन बीटा कार्बन है। लाइक लास्ट लेक्चर में हमने लाइसीन की एग्जांपल ली थी, लेकिन अगर हम लोग बात करें एलानिन की, तो हमें पता है कि एलानिन के केस में आपके पास वो वाला कार्बन एटम विच इज द पार्ट ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप, दिस इज द फर्स्ट कार्बन एटम, दिस इज सेकंड कार्बन एटम एंड दिस इज थर्ड। हमने सिर्फ हाइड्रोकार्बन चेन की बात की, और इस केस में आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी फंक्शनल ग्रुप के बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन एटम होगा, इस कार्बन एटम को आपने क्या कहना है? अल्फा। यानी आप अरेबिक और ग्रीक न्यूमरल्स में डिफरेंट पोजीशन से जो है वो नंबरिंग या नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अल्फा कार्बन एटम आपका हमेशा वो कार्बन एटम होगा, सेकंड कार्बन एटम होगा जो कि एक तरफ कार्बोक्साइल ग्रुप से अटैच है और दूसरी तरफ अमाइनो ग्रुप के साथ अटैच है। उसके बाद हमने ये चीज डिस्कस की थी जी, ठीक है, तो हमने ये चीज डिस्कस की थी कि हमारे पास मोस्ट ऑफ जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके अंदर जो तीन कंपोनेंट्स हैं वो हमेशा सेम होते हैं, हाइड्रोजन, कार्बोक्साइल ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप। सो बेसिक जो डिफरेंस आपके पास एक अमाइनो एसिड का दूसरे अमाइनो एसिड के साथ आता है वो आर चेन की बेस पे। ठीक है, ये चीज हम आज के लेक्चर में इस पॉइंट के ऊपर फोकस करेंगे कि हम जो 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड हैं उनके आर ग्रुप्स को देखेंगे कि किस अमाइनो एसिड के पास कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन सा अमाइनो एसिड पोलर है, कौन सा नॉन पोलर। सो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स को डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस किया था कायरलिटी। ठीक है, कि आपके पास अगर कोई एक कार्बन एटम 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स के साथ अटैच है, यानी अपनी टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए वो जो 4 बॉन्ड्स बनाएगा, वो 4 बॉन्ड्स किसके साथ बनेंगे? 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ। तो इस केस में जो आपके पास सेंट्रल कार्बन एटम होता है, उस कार्बन एटम को आप हमेशा क्या कहते हैं? कायरल कार्बन या फिर एसिमेट्रिक कार्बन। जबकि यही कार्बन एटम अगर किसी एक पोजीशन पे हाइड्रोजन के साथ अटैच है, उसको सेकंड पोजीशन पे भी वो उसी ग्रुप के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन बना देता है। लाइक यहाँ पे अमाइनो ग्रुप आ गया है, या यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ गया है, या यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया है। इस केस में आपके पास 2 पोजीशंस के ऊपर सेम ग्रुप प्रेजेंट है। ये कायरलिटी की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहा, तो इस केस में आप इस कार्बन एटम को क्या कहेंगे? ए कायरल कार्बन एटम या फिर सिमेट्रिक कार्बन एटम। ए कायरल कार्बन एटम को हमने फिर फर्दर जो है वो ए कायरल कंपाउंड्स को स्टडी नहीं किया था, लेकिन कायरल कंपाउंड्स में हमने ये चीज देखी थी कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर आपके पास कम से कम एक कायरल कार्बन भी प्रेजेंट है तो उसमें खास किस्म की प्रॉपर्टी आ जाती है जी, आ जाती है। और उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल रोटेशन। यानी पहला पॉइंट आपके पास है प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन या कायरलिटी, और सेकंड पॉइंट हमने देखा कि वो सारे कंपाउंड्स जिनमें कायरलिटी प्रेजेंट है दे विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, इनमें ऑप्टिकल रोटेशन होगी, और अगर ऑप्टिकल रोटेशन हुई तो आपके पास आइसोमर्स प्रोड्यूस होंगे। मैम ये ऑप्टिकल रोटेशन मींस कि आपने इस कंपाउंड के ऊपर जिसमें एक कायरल सेंटर प्रेजेंट था
इस कायरल सेंटर के ऊपर जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास की, फॉर एग्जांपल दिस इज द कायरल सेंटर जिसमें आपके पास 4 ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, इसके ऊपर प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास की तो आपके पास लाइट रोटेट करेगी इन वन ऑफ द टू डायरेक्शंस, राइट और लेफ्ट। लाइट राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगी। सपोज आपके पास अगर ये लाइट को रोटेट करता है ऑन दी राइट डायरेक्शन और दूसरी तरफ आपके पास एक ऐसा आइसोमर है जो कि लाइट को रोटेट करता है टुवर्ड लेफ्ट डायरेक्शन। सो इनको डिफरेंशिएट किस तरह से किया जाता है, हमने लास्ट लेक्चर में ग्लिसरॉल्डिहाइड की एग्जांपल लेके स्टडी किया था और बाद में अमीनो एसिड्स को उसके साथ कंपेयर करके हमने ये चीज देखी थी कि एक्चुअली अमीनो ग्रुप एंड हाइड्रोजन एटम ये सेंट्रल या रेफरेंस वो ग्रुप्स हैं जिनको हम यूज करते हुए डी यानी राइट और एल यानी लेफ्ट आइसोमर को एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं। तो आपके पास जो डी आइसोमर्स होंगे उसमें आपके पास अमीनो ग्रुप राइट साइड पे होगा, ठीक है, यहाँ पे कार्बोक्साइल ग्रुप साइड चेन और हाइड्रोजन एटम कहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड। और जो आपका एल आइसोमर है उसमें आपका अमीनो ग्रुप कौन सी साइड पे होगा, लेफ्ट साइड पे। यानी बेसिकली आपने अमीनो ग्रुप की पोजीशन की बेस पे स्ट्रक्चर को बताना है कि ये राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है लाइट को, यहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। सो इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर मैंने ये चीज बताई थी कि ऐसे सारे स्ट्रक्चर ये आइसोमर्स है ना एक दूसरे के, इनका जब हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा था तो इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ये क्या थे, एक जैसे थे। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं तो इन आइसोमर्स को हम कहते हैं कि दीज आर दी स्टीरियो आइसोमर्स, यानी ऐसे आइसोमर्स जिनके सिर्फ कार्बन एटम के अराउंड ग्रुप्स की पोजीशन का फर्क है, उसके अलावा इसमें फंक्शनल ग्रुप सारे सेम है। अमीनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, यहाँ पे भी अमीनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, लेकिन सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस आ रहा है। जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं जैसे ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, उनमें फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होता है ना कि ग्लूकोज में आपके पास एल्डिहाइड शुगर है और फ्रुक्टोज आपके पास कीटोज शुगर है। तो इस केस में आपके ये जो आइसोमर्स होंगे इन्हें हम क्या कहेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स। तो आपने थर्ड पॉइंट देखना है कि ऑप्टिकल रोटेशन की वजह से कौन सा आइसोमेरिज्म शो होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। नाउ जो स्टीरियो आइसोमर्स आपके पास आएंगे डी आइसोमर एंड एल आइसोमर्स, एक्चुअली these isomers are mirror images of each other, यानी ये एक दूसरे जैसे हैं, 100% एक जैसे हैं, but they are non superimposable। यानी अगर आप एक आइसोमर को उठा के दूसरे आइसोमर के ऊपर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं तो there are some groups जो कि अलाइन हो जाएंगे, जो फिट हो जाएंगे, लेकिन कुछ ग्रुप्स के अराउंड आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। So they are non superimposable, यानी ये एक दूसरे के ऊपर बेस्ट फिट नहीं आ सकते, इनके कुछ ग्रुप्स में ओरिएंटेशन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। सो इस तरह के स्टीरियो आइसोमर्स को हमने क्या कहा था कि इन्हें क्या कहा जाता है, इनएंशियोमर्स। सो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें एक्चुअली हम क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स की बात करेंगे। इनएंशियोमर्स तक जो है वो आप लोगों ने पढ़ लेना, देख लेना क्या है, इतना बुरा मतलब बनाया हुआ है इनएंशियोमर्स, ठीक है। सो ये आपकी जो डी और एल फॉर्म्स हैं इनको क्या कहा जाएगा, स्टीरियो आइसोमर्स। और स्टीरियो आइसोमर्स में भी ये कौन से स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, इनएंशियोमर्स, बिकॉज कुछ स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे भी होते हैं जो कि एक दूसरे का मिरर इमेजेस भी नहीं, ठीक है। सो आपके पास स्टीरियो आइसोमर्स के भी दो टाइप्स हैं, इनएंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स, लेकिन अमीनो एसिड कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, इनएंशियोमर्स से। क्यों ये इनएंशियोमर्स है, बिकॉज दे आर मिरर इमेजेस बट दे आर नॉट सुपर इम्पोज्ड। तो ये सारी चीजें लास्ट लेक्चर में हमने काफी डिटेल में स्टडी की थी। अगर किसी को ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग से हेल्प ले सकते हो। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसको अब हम देखते हैं जिसमें हमने अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन की बात करनी है। तो हम 20 डिफरेंट अमीनो एसिड को किन ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स की अगर बात करते हैं
तो जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि अमाइनो एसिड्स में जो मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो कौन सा ग्रुप है? आर ग्रुप है। आर चेन डिफर करती है ना। सो आप एक अमाइनो एसिड की अगर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल यू हैव 2 और द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। इन अमाइनो एसिड के अंदर आपके पास जो है वो अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोजन। इस अमाइनो एसिड में भी आपके पास जो है अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड हाइड्रोजन। सिमिलरली आपका जो थर्ड अमाइनो एसिड है उसमें भी आपके पास अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड हाइड्रोजन। जब आप आर चेन को ऑब्जर्व करोगे तो आप ये चीज देखेंगे कि कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिसमें आपकी आर चेन हाइड्रोकार्बन है। इट मींस कि ये क्या है? नॉन पोलर है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? नॉन पोलर। कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनमें प्रेजेंट साइड चेन आपकी पोलर है, लेकिन वो पोलर होने के साथ साथ अनचार्ज है। फॉर एग्जांपल सीरीन की आप बात करते हैं, ये मैं भी बता देती हूँ आप लोगों को। और ये पोलर क्यों है? बिकॉज यहाँ पे जो आपके पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप है इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अच्छा खासा डिफरेंस है। तो आपके पास यहाँ पे ये जो OH ग्रुप है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपके पास पोलर अमाइनो एसिड, ठीक है। लेकिन ये पोलर अनचार्ज है। अनचार्ज मीन कि इस पे परमानेंट चार्जेस नहीं है। नेक्स्ट आपके पास कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि पोलर होने के साथ साथ परमानेंटली चार्ज्ड भी हैं, जिसमें आपके पास जो है वो लाइसीन की एक एग्जांपल आ जाती है, जिसकी साइड चेन में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? ब्यूटाइल अमोनियम, ठीक है। सो इट मींस कि एक अमाइनो एसिड अगर वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता, नॉन पोलर है, तो वो उसकी कौन से ग्रुप की वजह से है? आर चेन की वजह से है। अगर कोई अमाइनो एसिड पोलर है, वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, तो वो भी किस वजह से? उसके आर ग्रुप की वजह से है। और अगर कोई अमाइनो एसिड परमानेंटली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये किसी नेगेटिवली चार्ज ग्रुप के साथ आयनिक बॉन्ड बना सकता है, तो एक्चुअली ये इसका बिहेवियर भी इसके आर ग्रुप की वजह से। सो हम अमाइनो एसिड्स को आर ग्रुप की बेस पे डिफरेंट क्लासेस में क्या कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन इसमें, ठीक है। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई करना है। और जो पहला ग्रुप हमारे पास यहाँ पे है जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, दिस इज द नॉन पोलर ग्रुप, नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स। ये ऐसे अमाइनो एसिड्स होंगे जिनकी साइड चेन में हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होंगे। इनकी साइड चेन्स में कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे? हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन्स लीनियर भी हो सकते हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स ब्रांच भी हो सकते हैं, और ये हाइड्रोकार्बन्स एरोमेटिक रिंग की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। सो आप यहां पे कह सकते हैं जो आपके पास हाइड्रोकार्बन लीनियर या ब्रांच होते हैं उनको हम कहते हैं दीज आर एलिफेटिक, और जो आपके पास साइक्लिक या रिंग फॉर्म में होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एरोमेटिक, ठीक है। सो आपकी हाइड्रोकार्बन चेन की बेस पे हमने अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई करना है। पहली क्लास कौन सी है? नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैविंग हाइड्रोकार्बन चेन्स व्हिच इज एलिफेटिक इन नेचर, ठीक है। सो ये क्लास हम पहले डिस्कस करने लगे हैं। नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैविंग हाइड्रोकार्बन चेन एज देयर आर ग्रुप, इनमें आर ग्रुप हाइड्रोकार्बन चेन होंगी, और वो हाइड्रोकार्बन चेन या तो लीनियर होंगी या फिर क्या होंगी? ब्रांच्ड होंगी। सो पहला अमाइनो एसिड जो कि इस क्लास से बिलोंग करेगा, लीनियर और ब्रांच दोनों को एलिफेटिक कहते हैं जी, दोनों को एलिफेटिक कहते हैं। लीनियर और ब्रांच्ड, और ये दोनों कौन सी चेन्स होंगी? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन्स। अब हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड या एक जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं अमाइनो एसिड्स का, कि हमें पता है कि अमाइनो एसिड्स में ये 3 ग्रुप्स तो सेम ही रहते हैं, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्साइल ग्रुप एंड हाइड्रोजन। सो मैं यहाँ पे इन डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के ऊपर सिर्फ आर चेन को डिफर करूंगी।
पहला अमाइनो एसिड जो इस क्लास से बिलोंग करता है, दिस अमाइनो एसिड इज ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन की आर चेन किसके इक्विवेलेंट है? हाइड्रोजन के। इट मींस कि अगर आपके पास अमाइनो एसिड्स में आर चेन हाइड्रोजन है तो वो कौन सा अमाइनो एसिड होगा? ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन नॉन पोलर अमाइनो एसिड होगा, बिकॉज इस केस में जो हाइड्रोजन है उस पे पार्शियल चार्जेस नहीं आ सकते, और अगर पार्शियल चार्जेस नहीं आ सकते तो वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप नहीं कर सकती। सो आपकी जो पहला अमाइनो एसिड इस क्लास से बिलोंग करेगा वो कौन सा अमाइनो एसिड होगा? ग्लाइसिन। और इसमें आपके पास आर चेन कौन सी होगी? हाइड्रोजन। सेकेंड आपके पास अमाइनो एसिड है जिसमें आर चेन इज इक्वल टू मिथाइल ग्रुप, यानी ग्लाइसिन के बाद एक और अमाइनो एसिड है जिसमें हाइड्रोकार्बन चेन प्रेजेंट है और इसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, एंड दिस अमाइनो एसिड इज एलानिन। एलानिन को भी हम नॉन पोलर अमाइनो एसिड कहेंगे। क्यों नॉन पोलर अमाइनो एसिड कहेंगे? बिकॉज यहाँ पे आपका जो कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, ये बॉन्ड्स आपके नॉन पोलर इन नेचर है, इन पे पार्शियल चार्जेस डेवलप नहीं होंगे, और अगर पार्शियल चार्जेस डेवलप नहीं होंगे तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। सो आपका जो सेकंड अमाइनो एसिड नॉन पोलर, आप इन अमाइनो एसिड्स को पता चल गया कि नॉन पोलर क्यों कहा जाता है, बिकॉज इनमें प्रेजेंट जो आपका आर ग्रुप है उसकी नेचर क्या है? नॉन पोलर है। उस आर ग्रुप के ऊपर पोल्स नहीं है, वहां पे चार्जेस डेवलप नहीं होते। सो इस केस में आपके पास जो मिथाइल ग्रुप है ये भी कौन सा ग्रुप होगा? नॉन पोलर, और ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता। सो सेकंड अमाइनो एसिड विल बी एलानिन, और एलानिन में आपकी जो आर चेन है वो किसके इक्विवेलेंट है? मिथाइल ग्रुप। सो इस तरह से आप लोगों को कुछ हद तक जो है वो अमाइनो एसिड्स के ग्रुप्स का भी पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट अमाइनो एसिड इज प्रोलीन। मैं बाद में डिस्कस करती हूँ, प्रोलीन से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वेलिन। और वेलिन के केस में आपके पास जो आर ग्रुप है, दिस आर ग्रुप इज एक्चुअली अ प्रोपाइल चेन। अगर आप इसमें चेक करते हैं लेंथ, हम लोग बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्लासिफाई करते हैं ना। अगर एक कार्बन एटम प्रेजेंट हो तो आप उसे कहते हैं मिथाइल, 2 कार्बन एटम्स हैं मिथाइल, 3 कार्बन एटम्स हैं तो प्रोपाइल। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं अमाइनो एसिड एलानिन। एलानिन में आपके पास प्रोपाइल, सॉरी वेलिन, वेलिन को डिस्कस करने जा रहे हैं। और वेलिन में आपके पास जो आर चेन है, दिस आर चेन इज इक्वल टू प्रोपाइल ग्रुप, लेकिन ये जो प्रोपाइल ग्रुप है ये लीनियर नहीं है बल्कि ब्रांच्ड है। ये प्रोपाइल ग्रुप क्या है? ब्रांच्ड है। सो इस प्रोपाइल ग्रुप को आप कहते हो आइसोप्रोपाइल। अगर आपके पास लीनियर प्रोपाइल ग्रुप होता इस तरह से CH2 CH2, तो ये ग्रुप होना था एन प्रोपाइल। लेकिन यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपके जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो 3 ही हैं, लेकिन एक्चुअली आपका ये जो एक है एक जो प्रोपाइल ग्रुप है, सॉरी मिथाइल ग्रुप, वो एज अ ब्रांच प्रेजेंट होगा। लाइक मुझे यहाँ पे इसको ड्रॉ करने दें। यानी आपका जो सेंट्रल सेकंड जो मिथाइल ग्रुप है एक्चुअली वो इस अल्फा कार्बन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। लीनियर चेन ने इसके साथ जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं की, बल्कि वो एक ब्रांच की फॉर्म में यहाँ पे अटैच हुआ हुआ है। सो इस केस में आपके पास जो आर ग्रुप है, दिस आर ग्रुप विल बी इक्वल टू आइसो प्रोपाइल ग्रुप। ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? और क्यों नॉन पोलर होगा? इसमें भी आपके पास पार्शियल चार्जेस डेवलप नहीं हो सकते। सो आपको ये चीज पता चल गई कि आपके वो सारे के सारे अमाइनो एसिड्स जिनमें यू हैव हाइड्रोकार्बन्स ऐसा साइड चेन, वो सारे के सारे अमाइनो एसिड्स जो हैं वो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स होंगे, बिकॉज ये हाइड्रोकार्बन साइड चेन्स जो हैं ये पोल्स डेवलप नहीं कर सकती और वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकती। सो पहला अमाइनो एसिड आपने ग्लाइसिन देखा जिसमें हाइड्रोजन साइड चेन थी। सेकेंड अमाइनो एसिड एलानिन था जिसमें आपके पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट था, हाइड्रोकार्बन चेन ही थी लेकिन उस हाइड्रोकार्बन चेन में एक कार्बन एटम प्रेजेंट था। और अब जो हम थर्ड अमाइनो एसिड देख रहे हैं विच इज वेलिन, वेलिन में आपकी हाइड्रोकार्बन चेन में 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है।
लेकिन वो लीनियर नहीं है बल्कि ब्रांच है। तो इस केस में आपके पास जो R ग्रुप होगा इट विल बी आइसोप्रोपाइल ग्रुप। नाउ वेलिन और ल्यूसीन में अगर आप डिफरेंस देखें तो बेसिकली इसमें एक कार्बन एटम का डिफरेंस है, यानी वेलिन में आपके पास 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है ना साइड चेन में, ल्यूसीन में आपकी साइड चेन में 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। जी आइसोब्यूटाइल ही होगा। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि ल्यूसीन में भी आपकी जो लीनियर चेन है वो प्रेजेंट नहीं है बल्कि एक पोजीशन के ऊपर क्या है, ब्रांच प्रेजेंट है। सो आप लोग यहाँ पे इस चीज को इस तरह से लिख सकते हैं, आपने सिंपल जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्लेस करना है कि यहाँ पे आपके पास जो है वो प्रीवियसली इस आर चेन के अंदर कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट थे, 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है ना। नाउ आपके पास यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे और जो सेकंड पोजीशन है इसके ऊपर ब्रांच पॉइंट भी होगा दिस, यानी 3 कार्बन एटम्स लीनियर चेन में है और एक कार्बन एटम जो है वो ब्रांच की फॉर्म में इसके साथ अटैच है। सो ओवरऑल आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 4। सो ये आपके पास चेन कौन सी होगी, ब्यूटाइल, लेकिन चूंकि ये ब्रांच है तो आप इसे क्या कहोगे, आइसोब्यूटाइल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप होगा, आइसोब्यूटाइल ग्रुप, जस्ट लाइक द आइसोप्रोपाइल ग्रुप ऑफ द वेलिन। ल्यूसीन में कौन सा ग्रुप है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप। सो अभी तक आप हाइड्रोकार्बन्स को ही देख रहे हो ना साइड चेन में, ग्लाइसिन में सिर्फ हाइड्रोजन थी, उसके बाद एलानिन में भी हाइड्रोकार्बन था लेकिन उसमें एक कार्बन एटम था, मिथाइल ग्रुप। वेलिन में भी हाइड्रोकार्बन था लेकिन 3 कार्बन एटम्स थे, प्रोपाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल। देन यू हैव ल्यूसीन जिसमें आपके पास 4 कार्बन एटम कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन चेन थी, जिसको आपने कहा कि क्योंकि ये ब्रांच है तो ये कौन सा ग्रुप होगा, आइसोब्यूटाइल। यस। नेक्स्ट आपके पास अमाइनो एसिड है आइसोल्यूसीन। इसे आइसोल्यूसीन इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये ल्यूसीन की आइसोमेरिक फॉर्म है। इसके अंदर भी 4 कार्बन कंटेनिंग ब्यूटाइल ग्रुप ही प्रेजेंट है लेकिन ब्रांच पॉइंट का सिर्फ डिफरेंस है। लाइक आपने पहले ऑब्जर्व किया है कि जब आपके पास जो है वो ल्यूसीन का स्ट्रक्चर था तो आपका जो ब्रांच पॉइंट था वो सेकंड कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट था ना। यहाँ पे आपका ये अगर फर्स्ट कार्बन एटम है ब्यूटाइल का तो सेकंड के ऊपर एक ब्रांच चेन प्रेजेंट है एंड देन दिस इज द थर्ड कार्बन एटम। लेकिन आपके पास जो आइसोल्यूसीन है, आइसोल्यूसीन में एक्चुअली आपका जो ब्रांच पॉइंट है वो फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर ही प्रेजेंट होगा, दिस वन। तो मैम इसको आइसोब्यूटाइल कह सकते हैं? नहीं, इसको फिर आप कहेंगे कि दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, क्योंकि ये उसकी आइसोमेरिक फॉर्म है, आइसोब्यूटाइल नहीं है। ठीक है, आइसोब्यूटाइल तभी होगी जब आपके पास जो ब्रांच पॉइंट है वो इस पोजीशन के ऊपर अटैच होगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो ब्रांचिंग है वो कहाँ से हो रही है, उससे पिछले ग्रुप से। सो ये वाला आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ओके, सो ग्लाइसिन पहला अमीनो एसिड था, देन एलानिन, एलानिन के बाद वेलिन और वेलिन के बाद ल्यूसीन एंड देन आइसोल्यूसीन। अब हम एक और अमीनो एसिड को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये अमीनो एसिड इस हवाले से इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके जो 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं उनमें से सिर्फ 2 ही ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनमें सल्फर प्रेजेंट है। उनमें से एक अमीनो एसिड कौन सा है, मिथियोनिन। मिथियोनिन के केस में एक्चुअली आपके पास जो ब्यूटाइल साइड चेन है उस ब्यूटाइल साइड चेन में से जो एक मिथाइलिन ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाता है विद सल्फर। क्या चीज, सल्फर एटम आपके पास एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसका प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होना जो है वो प्रोटीन को डिफरेंट प्रॉपर्टीज इंपार्ट करता है क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है। आप आगे जाके पढ़ेंगे कि सिस्टीन भी एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें थायरोन ग्रुप प्रेजेंट है और ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनाने में यूज होता है। सो ये जो सब्स्टिट्यूशन हो रही है डिफरेंट ग्रुप्स की, इसमें आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किसी एक अमीनो एसिड की साइड चेन दूसरे अमीनो एसिड की साइड चेन से 100% मैच नहीं करती, उनके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट फीचर्स प्रेजेंट हैं और ये फीचर्स एक्चुअली प्रोटीन की फोल्डिंग में उसे हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, सो पहला अमीनो एसिड आपने ग्लाइसिन जिसमें हाइड्रोजन था, सेकंड अमीनो एसिड एलानिन जिसमें मिथाइल ग्रुप था, थर्ड अमीनो एसिड वेलिन जिसमें 3 कार्बन कंटेनिंग आइसोप्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट था, फोर्थ अमीनो एसिड जो कि इस क्लास से बिलोंग करता है नॉन पोलर अमीनो एसिड की क्लास से, दिस वाज द ल्यूसीन जिसमें कौन सा ग्रुप था,
isobutyl group. And the fifth amino acid was isoleucine. आइसोल्यूसिन में कौन सा ग्रुप था? सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप. अब मैंने जो आपके सामने यहाँ पे मिथियोनिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, इस मिथियोनिन के स्ट्रक्चर में आपके पास ग्रुप है, इस ग्रुप को थायोईथर ग्रुप भी कहा जाता है. थायोईथर ग्रुप. ईथर बॉन्ड किसे कहते हैं, कुछ आइडिया है? ROR. यानी आपके पास अगर दो अल्काइल चेन्स, दो हाइड्रोकार्बन चेन्स ऑक्सीजन एज अ लिंकर मॉलिक्यूल के थ्रू कनेक्टेड हो, तो इस स्पेसिफिक बॉन्ड को आप क्या कहते हो? ईथर बॉन्ड. यानी आपके पास अगर यहाँ पे एक अल्काइल चेन है CH3 CH2, सेंटर में ऑक्सीजन है और अगेन आपके पास एक जो है वो अल्काइल ग्रुप है, तो ये स्पेसिफिक लिंकेज क्या होगा? ईथर बॉन्ड. एस्टर का कौन सा फंक्शन होता है? एस्टर का भी बताते हैं. एस्टर में आपके पास एक्चुअली ये वाला बॉन्ड होता है, ठीक है. ईथर लिंकेज में सेंट्रल एटम अगर आपके पास ऑक्सीजन हो तो ये सिंपल ईथर बॉन्ड है, लेकिन समटाइम्स जो आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जगह सल्फर एटम एज अ लिंकर एटम के तौर पे वर्क करता है. तो इस केस में आपका जो ये ईथर बॉन्ड होगा, ये सिंपल ईथर बॉन्ड नहीं होगा, बल्कि कौन सा ईथर बॉन्ड होगा? थायो ईथर बॉन्ड. ठीक है. ये देखिए क्या चीज, जो आपके पास सल्फर है ना, नेम में से मैं क्यों नहीं मेंशन कर रही, बिकॉज सल्फर को हम यूजुअली थायोल ग्रुप कहते हैं. सल्फर जो है वो अगर किसी हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच हो, SH ग्रुप यूजुअली, इस ग्रुप को क्या कहते हैं? थायोल ग्रुप. सो यहाँ पे जो सल्फर है उसको डिजिग्नेट करने के लिए आप कौन सी प्रीफिक्स यूज कर रहे हो? थायो. थायो परटेन्स टू सल्फर. ठीक है. सो आपके पास एक ऐसा अमाइनो एसिड जिसकी साइड चेन में थायोईथर ग्रुप है, वो कौन सा अमाइनो एसिड है? मिथियोनिन. और ये भी हाइड्रोकार्बन है, और इस केस में जो सल्फर है ये पोलर नहीं है. क्यों पोलर नहीं है? बिकॉज इसके साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं है. अगर तो हाइड्रोजन अटैच होती तो सल्फर और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होना था और पोल्स डेवलप हो जाने थे, लेकिन इस केस में सल्फर पैक्ड है. सल्फर दो हाइड्रोकार्बन्स के दरमियान है, इस वजह से वो पोल्स नहीं बना सकता. सो ये भी जो आपके पास ग्रुप होगा थायोईथर ग्रुप, इसकी नेचर भी क्या होगी? नॉन पोलर नेचर होगी. और इसको भी आप कौन सी क्लास में रखोगे? नॉन पोलर ग्रुप के अंदर रखोगे. सो आपके पास जो सिक्स्थ अमाइनो एसिड है, दिस इज मिथियोनिन. और इसमें आपके पास साइड चेन में कौन सा ग्रुप है? कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? थायोईथर. ओके. नेक्स्ट आपके पास अमाइनो एसिड है जो कि इस क्लास से बिलोंग करता है. दिस अमाइनो एसिड इज प्रोलीन. प्रोलीन को मैंने सबसे लास्ट पे डिस्कस किया. इसकी एक रीजन थी. प्रोलीन में आपके पास एन प्रोपाइल साइड चेन प्रेजेंट होती है. इससे पहले आपने प्रोपाइल साइड चेन किस अमाइनो एसिड में पढ़ी है? वेलिन में पढ़ी है, लेकिन वो लीनियर नहीं थी, बल्कि कौन सी प्रोपाइल चेन थी? ब्रांच थी, आइसोप्रोपाइल साइड चेन थी. लेकिन प्रोलीन के केस में आपके पास लीनियर प्रोपाइल चेन प्रेजेंट होती है. बट समटाइम्स इसकी ये जो लीनियर प्रोपाइल चेन है, इसमें ये जो टर्मिनल मिथाइल ग्रुप है, ये इसके अमाइनो ग्रुप के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर देता है, कोवलेंट बॉन्ड. तो मैम ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है. आप अगर बाकी सारे अमाइनो एसिड्स का बिहेवियर देखें, बाकी सारे अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर आप नोटिस करें, अगर मैं स्लाइड्स पे शेयर करूं तो आप देख सकते हैं कि इससे पहले आपने कोई सा भी ऐसा अमाइनो एसिड नहीं देखा जिसमें आपका जो अल्फा अमाइनो ग्रुप है, व्हिच मींस कि अमाइनो ग्रुप व्हिच इज द पार्ट ऑफ अल्फा कार्बन एटम, उसने कभी भी साइड चेन के साथ जो है वो बॉन्ड डेवलप नहीं किया. लेकिन प्रोलीन के केस में आपके पास यहाँ पे जो साइड चेन के ऊपर ग्रुप प्रेजेंट है, वो अमाइनो ग्रुप के साथ क्या कर रहा है? अमाइनो ग्रुप के साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है. इट मींस कि दिस अमाइनो ग्रुप इज नाउ ऑक्युपाइड ना, ये फ्री नहीं है. हम जब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड में आपके एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्साइल टर्मिनस ग्रुप के साथ इंटरैक्ट करता है. अगर प्रोलीन का अमाइनो ग्रुप अवेलेबल ही नहीं है, इट मींस कि ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में भी प्रॉब्लम करेगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी प्रॉब्लम करेगा.
लाइक जब आपकी जो लीनियर चेन है, प्रोटीन्स हमेशा लीनियर फॉर्म में नहीं रहती, आपकी ट्रांसलेशन के बाद जब प्रोटीन में फोल्ड होना होता है, अपने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जाना होता है, तो सबसे पहले वो एक अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करती है। ठीक है, ये आपका जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए कौन सी फोर्सेस यूज होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग यूज होती है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन के दरमियान बनती है? एक अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्साइल ग्रुप है विच इज द पार्ट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप विच इज आल्सो द पार्ट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। सो इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब अगर तो प्रोलीन का ये जो अमाइनो ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप इसकी साइड चेन के साथ ही बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होगा? नो। इट मींस कि इस केस में अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। दिस इज द रीजन कि आप लोग अक्सर पढ़ते हैं कि प्रोलीन जो है वो अल्फा हेलिसेस में बहुत रेयरली आती है। प्रोलीन हमेशा जो है वो अल्फा हेलिक्स के स्टार्ट या एंड में आती है, मिडल में इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। सो उसकी वजह क्या है? बिकॉज अगर प्रोलीन जो है वो किसी अल्फा हेलिक्स के सेंटर में आ गई और वहां पे बॉन्ड बनना हुआ, हमें पता है कि अल्फा हेलिक्स में आपका हर फर्स्ट अमाइनो एसिड फोर्थ अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। सो इस केस में अगर यहाँ पे इस अमाइनो एसिड के फोर्थ अमाइनो एसिड प्रोलीन हुआ तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड ना बना तो आपका ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा। सो इस वजह से आपका जो प्रोलीन है इसको समटाइम अमाइनो एसिड नहीं कहा जाता, बिकॉज अमाइनो एसिड में हमेशा अल्फा अमाइनो ग्रुप क्या होता है? फ्री होता है ना, इसको इमिनो एसिड कहा जाता है। यानी इसमें आपका ये वाला जो ग्रुप है ये अमाइनो ग्रुप नहीं है। अमाइनो ग्रुप ये तब होता है जब ये फ्री फॉर्म में होता है, जिसमें 2 हाइड्रोजन जो है वो फ्री फॉर्म में अवेलेबल होते हैं विदाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी अदर कार्बन एटम और एनी अदर ग्रुप। लेकिन इस केस में आपका अमाइनो ग्रुप किस में कन्वर्ट हो चुका है? इमिनो ग्रुप में, बिकॉज नाइट्रोजन ने जो है वो एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया विद द मिथाइल ग्रुप ऑफ द साइड चेन। नेक्स्ट हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स हैं, इनमें हम लोग ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि हाइड्रोकार्बन चेन्स तो प्रेजेंट होगी, लेकिन वो हाइड्रोकार्बन चेन्स लीनियर या ब्रांच नहीं होंगी, बल्कि वो किस फॉर्म में होगी? साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होंगी या एरोमेटिक फॉर्म में प्रेजेंट होंगी। इसलिए इन अमाइनो एसिड्स को हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। ये पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी कंडीशन क्या है कि इनकी जो साइड चेन है उसमें कम से कम एक साइक्लिक स्ट्रक्चर या एक एरोमेटिक रिंग जरूर पाई जानी चाहिए। ठीक है, सो पहला अमाइनो एसिड जो कि इस क्लास से बिलोंग करता है, इस अमाइनो एसिड को हम कहते हैं फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन इसे किस लिए कहा जाता है? बिकॉज एलानिन के केस में मिथाइल ग्रुप था ना, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप के साथ फिनाइल ग्रुप भी अटैच हो सकता है। सो दिस इज फिनाइल, तो बेंजीन रिंग नहीं है? फिनाइल एलानिन। बिल्कुल, ये भी तो है ना। सो ये आपके पास जो ग्रुप है, साइड चेन में जो ग्रुप है, इसको आप कहोगे बेंजाइल ग्रुप, यानी बेंजीन अटैच्ड विद एन अल्काइल ग्रुप, बेंजाइल ग्रुप। ठीक है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, ये भी नॉन पोलर है, लेकिन इसको हम एरोमेटिक क्लास में रखते हैं। इट मींस कि एरोमेटिक क्लास में कंडीशन ये है कि आपके पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है, यानी आप इस अमाइनो एसिड को नॉन पोलर भी कंसीडर करोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस क्लास में हम इसे क्यों रखते हैं? बिकॉज इस वक्त हमारी जो क्लासिफिकेशन की कंडीशन है वो ये है कि हमने उन अमाइनो एसिड्स को देखना है जिनकी साइड चेन में एरोमेटिक रिंग्स प्रेजेंट है, और चूंकि इसकी साइड चेन में एक एरोमेटिक रिंग है तो हम इसे इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। सो पहला अमाइनो एसिड एरोमेटिक साइड चेन इज फिनाइल एलानिन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अमाइनो एसिड है टायरोसिन। जो बेसिक डिफरेंस है फिनाइल एलानिन और टायरोसिन के स्ट्रक्चर में, वो आपके पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप का डिफरेंस है। ठीक है, यानी आपके पास यहाँ पे बेंजाइल ग्रुप है
लेकिन अगर इसी बेंजाइल ग्रुप की 4th पोजीशन पे एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो आपके पास ये स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टायरोसिन के अंदर। सो टायरोसिन विल कंटेन 4 हाइड्रोक्सी बेंजाइल ग्रुप एज अ साइड चेन, ठीक है। और इसको आप पोलर अमाइनो एसिड कह सकते हो ना, क्योंकि इसकी साइड चेन में आपके पास एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है और ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है ये इसे पोलैरिटी इंपार्ट करेगा। इसमें आपके पास पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आएंगे। सो आप कह सकते हैं कि इस केस में आपके पास हाइड्रोफोबिक पोर्शन तो है, लेकिन हाइड्रोफोबिक पोर्शन के साथ साथ इस अमाइनो एसिड में हाइड्रोफिलिक ग्रुप भी है। ट्रिप्टोफैन में आपके पास इंडोल रिंग प्रेजेंट होती है एज अ साइड ग्रुप। और बच्चों अभी आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि मैंने इन तीनों अमाइनो एसिड्स को रिलेट करना है विद द अल्ट्रावायलेट लाइट एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ट्रिप्टोफैन आपके पास एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें आपके पास इंडोल रिंग प्रेजेंट है, और अगर इस इंडोल रिंग की आप बात करें तो आपके पास यहाँ पे एक एरोमेटिक चेन तो प्रेजेंट है, लेकिन इस एरोमेटिक चेन के साथ साथ आपके पास एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी है। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक का आइडिया है ना, कि अगर आपके पास रिंग में जो है वो एक ही जैसे एटम्स प्रेजेंट हो तो आप उसे कहते हैं कि वो होमोसाइक्लिक है, और अगर आपके पास कोई एक या दो ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट हो जाए तो आप उसे क्या कहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। सो ये जो इंडोल रिंग है इसमें एक्चुअली आपके पास होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक दोनों तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। यानी इनिशियली अगर आप देखें तो आपके पास जैसे फिनाइलएलानिन और टायरोसिन के केस में मिथाइलिन ग्रुप से स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ था ना, इस केस में आपके पास जो मिथाइलिन ग्रुप है in turn it is attached with the carbon atom and this carbon atom is making a double bond with another carbon atom। यहाँ पे मैं सिर्फ अभी कार्बन ही लिख रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मिथाइलिन ग्रुप, देन कार्बन एटम। ये कार्बन एटम एक तरफ लिंक्ड है विद दी होमोसाइक्लिक रिंग या एरोमेटिक रिंग आपकी जो है उसके साथ लिंक्ड है, और दूसरी तरफ ये कार्बन एटम इसके जो रिमेनिंग 2 बॉन्ड्स हैं ये बॉन्ड बना रहा है विद एन अदर कार्बन एटम, ठीक है। लेकिन बिल्कुल इसके आगे जाके यहाँ पे भी आपके पास अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे ये जो कार्बन एटम है नेक्स्ट बॉन्ड आप इसका देख रहे हैं कि वो कार्बन एटम के साथ नहीं है बल्कि किसके साथ है, नाइट्रोजन के साथ है। इट मींस कि ये जो आपके पास ये वाली रिंग बनेगी ये रिंग कौन सी रिंग होगी, हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगी, जबकि ये जो नीचे वाली रिंग है ये कौन सी है, होमोसाइक्लिक रिंग है। अब अगर यहाँ पे आप कार्बन की वैलेंसीज को देखें तो दिस कार्बन एटम इज मेकिंग 4 बॉन्ड्स, इट मींस ये ठीक है, लेकिन ये वाला कार्बन एटम इसकी वैलेंसी कितनी है, 3। सो जो एक पोजीशन है वहां पे क्या चीज अटैच होगी, हाइड्रोजन अटैच होगी, एंड दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज इंडोल ग्रुप। ये इसका कॉमन नेम है, आई के साथ जी। ये इंडोल ग्रुप है, इसको मैं इसके कॉमन नेम से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और ये आपने चीज याद रखनी है, जैसे मैंने अभी अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ आप लोगों को जो है वो रेफर किया था, और मैंने ये कहा था कि जितने भी एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं उनको मैंने इसके साथ रिलेट करना है। एक्चुअली रेजोनेंस का फिनोमेना पता है आप लोगों को क्या होता है, क्या होता है, मैं यहाँ पे पूछती हूँ। आपके पास अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर अल्टरनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो तो आप ये कहते हैं कि ये डबल बॉन्ड किसी एक एटम से बिलोंग नहीं करते बल्कि ये रेजोनेट करते रहते हैं, जस्ट लाइक द बेंजीन, कि उसमें आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे है, देन यहाँ। इस स्ट्रक्चर को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये यहाँ पे प्रेजेंट है, देन यहाँ पे और यहाँ पे। यानी आपके ये जो अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड्स हैं ये किसी एक पर्टिकुलर एटम से बिलोंग नहीं करते बल्कि ये रोटेट होते रहते हैं, स्विच करते रहते हैं, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी स्ट्रक्चर्स जिनमें आपके पास एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है वो अपनी इस रेजोनेटिंग प्रॉपर्टी की वजह से वो अपनी इस रेजोनेटिंग प्रॉपर्टी की वजह से लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लाइक आप हमेशा ये चीज देखते होंगे कि आपके पास अगर किसी सैंपल के अंदर प्रोटीन है, लैब किया आप लोगों ने, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का पता है क्या होता है, नहीं? ओके,
आपके पास ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, स्पेसिफिकली उन अमाइनो एसिड्स की मैं बात कर रही हूँ जिनकी साइड चेन में कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट है, एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन एंड टायरोसिन। इन 3 अमाइनो एसिड्स की मैं बात कर रही हूँ। ये 3 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं कि इनके ऊपर अगर आप अल्ट्रावायलेट लाइट को पास करेंगे तो ये उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। और ये प्रॉपर्टी इनमें किस वजह से, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। इट मींस अगर आपने किसी सैंपल में प्रोटीन को आइडेंटिफाई करना है, आप उस सैंपल को क्यूबिट में लोगे, क्यूबिट को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रखोगे और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में से अल्ट्रावायलेट लाइट को पास करोगे। अल्ट्रावायलेट लाइट सैंपल से गुजर के डिटेक्टर के पास जाएगी। इन केस जितनी लाइट आपने पास की उसमें से कुछ पोर्शन कम आपको मिल रहा है डिटेक्टर पे, इट मींस के सैंपल के अंदर क्या था, प्रोटीन्स प्रेजेंट थी। सैंपल के अंदर टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन या फिनाइलएलानिन प्रेजेंट था, जिसने कुछ अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। और जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन में ये अमाइनो एसिड किसी प्रोटीन सैंपल के अंदर प्रेजेंट होंगे, उतनी ज्यादा ये लाइट को क्या करते जाएंगे, एब्जॉर्ब करते जाएंगे। तो जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आप बीर लैम्बर्ट लॉ को यूज करते हो या आप लाइट को पास करके कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करते हो, वो एक्चुअली इस प्रॉपर्टी की वजह से होती है। इनके पास क्या प्रॉपर्टी है, ये लाइट को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। हमारे पास एक खास किस्म की वेवलेंथ होती है जिसके ऊपर ये एब्जॉर्ब करते हैं, एंड दिस वेवलेंथ इज 280 नैनोमीटर। मैम ये एब्जॉर्ब रेजोनेंस कर रहा है। बिल्कुल। आपके कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं या कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि इससे हाई वेवलेंथ के ऊपर लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। लाइक अगर आप बात करते हैं बैक्टीरियल सैंपल्स की, तो बैक्टीरिया हमेशा 600 नैनोमीटर के ऊपर लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उससे नीचे नहीं करते। ये उनके अंदर प्रेजेंट स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स की वजह से। प्रोटीन्स की एब्जॉर्बेंस हमेशा किस वेवलेंथ के ऊपर आती है, 280 नैनोमीटर के ऊपर। सो अगर 280 नैनोमीटर के ऊपर एब्जॉर्बेंस आ रही है, इट मींस कि वो इन अमाइनो एसिड्स की वजह से आ रही है। वेवलेंथ चेंज करने से अगर आएगी, इट मींस कि वो अमाइनो एसिड की वजह से नहीं है। सो पहली आपने क्लास डिस्कस की है नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स की, और उसमें आपने हाइड्रोकार्बन्स को देखा है। सेकेंड क्लास आपने देखी है एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की, और एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में आप उन अमाइनो एसिड्स को देख रहे हैं जिनकी साइड चेन में कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। कम से कम कोई एक जो है वो